ओआरएस के लिए कहा जाता है कि उसमें सॉल्ट होता है, हम्म, और आपने बोला कि सॉल्ट एंड शुगर नहीं लेना चाहिए, तो ओआरएस को क्यों कंसिडर किया गया है? ओआरएस एक फ्लूइड, रिप्लेनिशिंग फ्लूइड है जो किसी भी डेफिसिट कंडीशन, लाइक किसी बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसमें हमें देना है। अब अच्छा। डायरिया में लॉसेस हो रहे हैं सारी तरीके की, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है बच्चे की, तो वो चीज़ शुगर और नमक एक सही मात्रा में घोल बनाया जाता है, अच्छा। वो बच्चे को उस सिचुएशन में देना रहता है अच्छा। ताकि जो निकला है शरीर से वो रिप्लेनिश हो जाए, वो एक्स्ट्रा नहीं है, अच्छा। वो डेफिसिट को रिप्लेनिश करने के लिए सॉल्यूशन है। और जैसे विटामिन डी एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बताते हैं 1 साल तक तो वो ही देना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केटिंग में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लोग, इतनी कंपनीज ने सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि आप बच्चे को ये भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो इस पे आपका क्या टेक है कि बच्चे के अंदर B12 के भी लोगों ने ड्रॉप्स बना दिए हैं और बाकी सारी चीज़ों के भी ड्रॉप्स बना दिए हैं, तो क्या ये देने चाहिए, एसेंशियल है, या इनको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, असेंशियल तो हम यही बोलते हैं, विटामिन डी 1 साल तक बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि जो मदर मिल्क भी होता है 6 महीने का, वो अगर पूरा मिला भी है उसमें थोड़ा सा डेफिशिएंट होता है और इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर भी नहीं होता बच्चे का, तो विटामिन डी हड्डी को मजबूत रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ये होता है कि अगर बच्चा पूरे महीने पे पैदा हुआ है तो 3.5 से 4 महीने के बीच में उसका हीमोग्लोबिन जो है वो गिरना शुरू होता है, तो उसके लिए हमें आयरन का सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बट ये अननेसेसरी कि B12 दे दें, उसके इंजेक्शन लगवा ले या ड्रॉप्स दे दें और वो इम्प्रूव कर देगा, वो रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम हाइट में छोटे हैं, हमारा बच्चा ना रहे, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कई सारे और ऑप्शंस देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमें ऊँटनी का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, या अगर हम बहुत पतले हैं, बच्चा हमें हेल्दी करना है तो कुछ और दे देना चाहिए बच्चे को, क्या ये करना चाहिए? इनसे कोई इम्पैक्ट होता है? नहीं, इससे इम्पैक्ट नहीं होगा। एक्चुअली बच्चे का जो स्टेचर है या फिर उसकी जो हाइट है, जो उसका फिज़ीक है, वो पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। सो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जेनेटिकली वो जीन्स इनहेरिट करे हैं, वो हाइट के भी, कि उनकी जो फाइनल हाइट होगी वो डिपेंड करता है पेरेंटल हाइट पे भी। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है कि उनका न्यूट्रिशन अगर अंडर न्यूट्रिशन रह गया, अगर उनको सही खान पान नहीं मिला है तो वो छोटे रह सकते हैं। तो इन इंजेक्शन के माध्यम से हाइट बढ़ जाएगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा। कई सारे लोग बच्चा हो जाने के बाद ना घूमने भी जाते हैं, कई सारे लोग सोचते हैं कि हम कहीं पहाड़ों में जाएं या कहीं जाएं, तो उनके साथ उन्हें अपने साथ एक वेकेशन किट कोई आप बताएं कि क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए, तो क्या वेकेशन किट होना चाहिए उनके? मोस्टली 2 तरह की बीमारियां होती हैं जब बच्चे का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट चेंज होगा या खान पान चेंज होता है। तो एक है खांसी जुकाम की दिक्कत, दूसरी है लूज़ मोशन की। तो खांसी जुकाम की दवाइयाँ जो हैं वो लेके जा सकते हैं हम, प्लस लूज़ मोशन के लिए ORS सॉल्यूशन प्लस जिंक। अच्छा। और बच्चों को स्कूल भेजने की सही एज क्या होती है स्टार्टिंग में? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि एक पेरेंट थे, वो बच्चे को लगभग 2.5 साल की उम्र में स्कूल लेके गए, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि आप तो बहुत लेट है, यहाँ तो एडमिशन 1.5 साल से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो पेरेंट्स के ऊपर भी पीयर प्रेशर आसपास के लोग बनाते हैं कि इतनी नए नए किड्जी और जैसे बहुत सारे खुले हुए हैं, तो ये क्या इतनी जल्दी भेजना ठीक है? क्या बच्चों को सही टाइम क्या है स्कूल भेजने का? जब बच्चा चलने लगे, अब 1.5 साल के बच्चे बहुत सारे नहीं चल पाते, जब बच्चा चलने लगे अपने से, तो और उसे समझ आने लगे कि हाँ मुझे भूख लग रही है, तो मुझे वर्बली कैसे समझाना है कि मुझे भूख लग रही है, वो मुझे लगता है कि एक राइट एज है। तो वो 2.5 से 3 साल का बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड इन सेंस कि कहाँ क्या खाना है मुझे अगर यूरिन पास करना है तो मुझे इंडिकेट करना है। अच्छा। सो जब टॉयलेट पॉटी ट्रेन हो जाए बच्चा थोड़ा, तब दैट इज़ द राइट एज। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आजकल न्यू पेरेंट्स इतना डरते क्यों हैं? उनका पहला बेबी होता है या दूसरा बेबी होता है, तो इतना डर क्यों है उनके अंदर? इसका माहौल क्या डॉक्टर्स ने ही क्रिएट किया हुआ है, या फिर अपने आप ही वो इतना डरते हैं? नहीं, हर नई शुरुआत जो होती है वो एक डर के साथ होती है। तो जो भी एक नया पेरेंट बना है तो दे नो कि चैलेंजेस क्या हैं आसपास के सराउंडिंग को देखते हुए, एंड उन्होंने ये भी सर्च किया हुआ है कि इन्फेंट मोर्टालिटी या फिर अर्ली न्यूनेटल डेथ्स के क्या क्या रीजंस होते हैं। सो दे आर वेरी अफ्रेड उन चीज़ों को लेकर कि हमें बच्चे को क्या
मतलब रेंजिंग फ्रॉम कि क्या पहनाना है, कपड़े किससे धोने हैं, क्या टॉय देना है, सो दे आर वेरी वरिड इन एवरी एस्पेक्ट। क्या इसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया का भी बहुत असर है इसमें कि बच्चे क्या पहनेंगे? क्योंकि आजकल जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और हमारा फ़ोन ऑलरेडी इस चीज़ को सुन रहा है और हमें एड्स आने शुरू होते हैं, पॉपअप शुरू होते हैं, तो क्या ये भी एक रोल निभाता है इस चीज़ में कि पेरेंट्स को क्या करना है क्या नहीं करना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है? हाँ, डेफिनेटली सोशल अवेयरनेस की वजह से नए डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और उसी के साथ एनजाइटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। सो डेफिनेटली सोशल मीडिया का तो एक बड़ा रोल है, बड़ा इम्पैक्ट है। इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस ऑल्सो, डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कि उन्हें पता भी चल रहा है कि वो चीज़ टैकल कैसे करनी है, उसके साथ वो एनजाइटी भी आ रही है। और जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स मोर्टालिटी रेट को भी देखते हुए थोड़ा डर है, तो जैसा कि हर साल लगभग 2 करोड़ 6 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 12 लाख बच्चे मर जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वो भी फर्स्ट 28 डेज में ही मर जाते हैं, तो इसके पीछे क्या है? न्यूबॉर्न बेबीज़ दे आर वेरी फ्रेजाइल। उनकी हैंडलिंग, कहाँ उनका बर्थ हुआ, इस पे भी डिपेंड करती है। अच्छा। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत फोकस करी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए। एट प्रेजेंट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट सिर्फ 80% है। अच्छा। वी हैव टू अचीव लाइक 100%। वो नहीं हो पा रहा है। उसका भी कारण ये है कि या तो उस एरिया तक रीच नहीं है, सोशल अवेयरनेस, और कुछ विलिंगली नहीं जाते अच्छा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। दाई का गवर्नमेंट, प्रैक्टिस हाँ, अभी भी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि अभी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स का रोल है। जो दाइयाँ पहले होती थी उनको एक एजुकेशन, एक फॉर्मल एजुकेशन देके कि आपको कैसे डिलीवरी करानी है, वो करा गया है। पेरिफेरल जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें आउटरीच सेशंस होते हैं। देयर आर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो न्यूबॉर्न को लेके आती है सेंटर पे, अच्छा, प्रॉपरली वैक्सीनेट कराती है। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो अनटच रह जाते हैं। उनकी वजह से मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई है। और जो न्यूबॉर्न पीरियड होता है, इसमें इंडिया में जो देखा गया है कि लो बर्थ वेट इज़ द मेजर कॉज ऑफ मोर्टालिटी। प्री मैच्योर बेबीज़ जो होती हैं उनका भी लो बर्थ वेट होता है, लेकिन टर्म बेबीज़ भी जो होते हैं, जो पूरे महीने पे पैदा हुए हैं बच्चे, उनका भी वजन कम होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें देखी गई हैं। अच्छा, अच्छा। तो ऐसी जो स्लम एरियाज़ हैं, अपने लखनऊ में भी इतने सारे स्लम एरियाज़ हैं, बॉम्बे में इतना बड़ा स्लम एरिया है, इसमें लगभग लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो 56% से ज़्यादा बच्चे आज भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो क्या उसका रीज़न सोशल अवेयरनेस ही है या फिर क्या उसका रीज़न है? नहीं, उसका एक क्योंकि आपने बताया गवर्नमेंट काम कर रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो फिर ये फिर भी अनटच्ड कैसे रह गया? वहाँ इतनी नंबर ऑफ डेथ्स कैसे हो रही हैं? फर्स्ट 28 डेज़ जैसे आपने बताया कि वो मेजर पीरियड है जिसमें मोर्टालिटी सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो इनफैक्ट अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो फॉलोअप मिसिंग है। व्हेन वी से कि फॉलोअप बच्चे को 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, देन 28th डे पे कराना है, तो वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। वहाँ पर मिसिंग जो बच्चे हैं उनको क्या खिलाना है, क्या नहीं देना है, वो सारी चीज़ें जब नहीं मिल पाती हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू जो हमारा मोर्टालिटी सेप्सिस का इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, दैट टेक्स ओवर। अच्छा, माहौल का फ़र्क हो गया बहुत, एजुकेशन है, आसपास के लोग कैसे डेफिनेटली कर रहे हैं, अवेयरनेस क्या है, देन अवेलेबिलिटी क्या है, कि मेजर पॉपुलेशन देखी जाए उसकी वो डेली वेज वर्कर्स हैं, तो क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो निकाल के, या फिर मदर के पास, एक तो उनका देखा जाए तो in today's scenario also they have many kids, they are laborers but they have many kids, mothers have to take care of elder siblings या younger siblings also. सो उस केस में क्या उनके पास टाइम निकालने के लिए इतना टाइम है कि वो जा पा रहे हैं सेंटर्स पे? सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न। और आज के टाइम में जो पेरेंट्स हैं, जो न्यू पेरेंट्स अभी बन रहे हैं हाल फिलहाल में, तो वो पहले साल में ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा हेल्दी रहे, आगे चल के सब चीज़ें ठीक रहें? क्योंकि ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो न्यू पेरेंट्स अपने फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं? मोस्टली आजकल सारे अवेयर हैं कि पहले 6 महीने में बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, बट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसका प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम वाज द थीम। इसका मतलब ये है कि माँ चाहते हुए भी आसपास के ना सपोर्ट होने के कारण ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक
माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक। तो क्या उनको पता है कि सिर्फ फॉर्मूला फीडिंग कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है इल हेल्थ का, कि बाहर से पानी देना पड़ रहा है एक फॉर्मूला बनाने के लिए। अच्छा। और माँ का दूध डायरेक्ट मिल रहा है बच्चे को, उसके बीच में ना कोई कंटेनर आ रहा, ना कोई स्पून आ रहा, ना पानी की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ इम्यूनाइजेशन के लिए भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं दे नो कि व्हेन टू गेट इट। कोई करा पाता है प्राइवेट सेंटर पे और कोई नहीं करा पाता। तो जो नहीं करा पाता उनके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर वो एडिक्वेटली जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं जो मदर्स, सारी मदर्स को कुछ बताते हैं कि कुछ कुछ मम्मी को दूध नहीं आ रहा है, जो मदर्स हैं नहीं, तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर सबको दूध आता है बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, एवरी मदर हु हैज़ गिवन बर्थ सबको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया है ये एंटीनेटली, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा। वो असेसमेंट शुरू हो जाती है और बच्चा होने के बाद वो मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर सकती है मदर। ओके। सो एवरी मदर, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि किसी माँ की एज बहुत ज़्यादा है, आजकल का जो सिनेरियो है वो लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसीज, देन दे आर लाइक एट एज ऑफ 40 ऑल्सो एल्डरली प्राइमीज जो पहली बार बच्चा जिनको हुआ है, उस केस में थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। अच्छा। बट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज जिन माँओं की है उनको सबको एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है।